रेनेसा इन यूरोप ये फर्स्ट पार्ट है। रेनेसा इन यूरोप ये फर्स्ट पार्ट है। रेनेसा मतलब होता है पुनर्जागरण। यूरोप में पुनर्जागरण इसका पहला हिस्सा है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ 1197 AD इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जो 1197 ईस्वी है, ये भारत के मतलब दुनिया के इतिहास में इसका क्या महत्व है। तो 1197 ईस्वी में जो है दुनिया का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय हमारे भारत देश में था, बिहार में था, उसका जो है उसको तुर्कों ने जला दिया। और उसके अंदर जो प्रोफेसर लोग थे, जो पढ़ाने वाले प्राध्यापक थे, भिक्षु लोग थे, उनको जिंदा मार दिया। तो ये जो है हुआ, ये दुनिया के इतिहास में मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था नालंदा। तो यही उसका महत्व है कि कैसे जो है तुर्कों ने 1197 में यहाँ पर भारत में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और उसका सर्वनाश कर दिया। उसकी जो लाइब्रेरी थी वो 6 महीने तक जलती रही, कोई बुझाने वाला नहीं था। इसी तरह से देखते, ये मतलब 12वीं सदी के अंत में हुआ। और इसी तरह से हम देखते हैं कि 1293 में जो है 1253 में यानी कि 13वीं सदी के मध्य में जो है एक कुस्तुनतुनिया जो है शहर था, कांस्टेंटिनोपल बोलते हैं, ये तुर्किस्तान में था। तो उसको भी तुर्कों ने जो है जलाया। जब जलाया तो वहाँ के विद्वान जो है यूरोप के अंदर भागे। तो वो लोगों ने सारे यूरोप के अंदर जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू किया, स्कूल कॉलेज खोलना शुरू किया। लेकिन जो भारत के अंदर जो नालंदा विश्वविद्यालय जला, उसके बाद जो है भारत में शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ। ये दोनों का अंतर है। और दोनों जगह जो है तुर्कों ने ही आक्रमण किया था, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे कुस्तुनतुनिया हो, कांस्टेंटिनोपल हो, दोनों जगह तुर्कों ने ही हमला किया था और शिक्षा का जो केंद्र था उसी को नष्ट किया था। यही है विश्व इतिहास में जो है 1197 ईस्वी का महत्व। सेकंड पॉइंट है द डेंस स्लेवरी इन इंडिया। मतलब कि बहुत ज़्यादा गुलामी, बहुत गहरी गुलामी हमारे भारत देश में ये है। तो 1197 के बाद जो है हमारे भारत देश में जो है बहुत गहरी गुलामी आई है, क्योंकि लोग नालंदा विश्वविद्यालय जल गया। तो एक तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार जो थोड़ा बहुत भारत के अंदर चल रहा था नालंदा विश्वविद्यालय से, वह भी सब खत्म हो गया और धीरे धीरे भारत के सारे विश्वविद्यालय जो है ख़त्म हो गए। तुर्कों ने जो है उसको ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से जो है भारत का मूल निवासी जो है शिक्षा से वंचित होता गया, वो जानवर के स्तर पर आ गया और बहुत बड़ी गुलामी हमारे भारत देश में जन्म लिया। बहुत बड़ी गुलामी है भारत के मूल निवासियों में आई है 1197 के बाद, क्योंकि 1197 तक महायानी बौद्ध सत्ता में थे। उसके बाद तुर्कों ने महायानी बौद्धों को भी सत्ता से बाहर कर दिया और 82 AD मतलब कि 82 AD के बाद जो हीनयान बौद्ध था उसको जो है महायान से जो है गृहयुद्ध हुआ। तो हजारों साल तक महायान और हीनयान का गृहयुद्ध भारत देश के अंदर चलता रहा। धीरे धीरे करके हीनयान खत्म हो गया, 1197 तक उसकी राजसत्ता चली गई और महायान थे तो महायानों को भी तुर्कों ने ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से भारत का मूल निवासी जो हीनयान महायान में बटा हुआ था वो बहुत बड़ी गुलामी में चला गया, ये देखने में आता है। दी रेनेसा इन यूरोप मतलब कि यूरोप के अंदर पुनर्जागरण का मतलब यह होता है, रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण का मतलब होता है कि जब लोग फिर से अपने पुरखों के गौरव को याद करते हैं और उस गौरव को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। मतलब कि सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और शैक्षिक जो है एक आंदोलन चलाते हैं। तो उसी को जो है रेनेसा कहा गया है
तो यूरोप के अंदर जो है 1253 के बाद जब कुस्तुनतुनिया का शिक्षा केंद्र तुर्कों ने ख़त्म किया था, तो वहाँ के विद्वान जो हैं सारे यूरोप के अंदर फैल गए और उन्होंने पुनर्जागरण का आंदोलन चलाया, और जिसके बल पर यूरोप जो है एक शक्ति बना। आज यूरोप एक शक्ति बना। तो रेनेसा का महत्व यहाँ है। हमारे भारत देश के अंदर 1848 से जो है रेनेसा शुरू हुआ। भारत देश के अंदर रेनेसा 1848 से शुरू हुआ। ज्योतिराव फूले ने शुरू किया। उसके बाद उसको छत्रपति साहू जी महाराजा और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर ने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन अभी जो है रेनेसा यानी पुनर्जागरण हमारे भारत के मूलवासियों का पूरा नहीं हुआ है। इसको एक ज़रूरत है लोकतांत्रिक नेतृत्व की, एक लोकतांत्रिक पार्टी की ज़रूरत है, तभी शायद रेनेसा हमारे भारत में पूरी तरह से हो पाएगा। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन यूरोप जो 1253 में 1253 में जो कुस्तुनतुनिया का जो शिक्षा केंद्र नष्ट हुआ था, तो उसके बाद वहाँ के विद्वान सारे यूरोप के अंदर फैल गए थे और उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू किया था। यानी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलना शुरू किए थे। मेरा ख्याल है ये 13वीं और 14वीं शताब्दी तक ब्रिटेन में जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय बन गया था। तो इस तरह से यूरोप जो है, यूरोप के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है और इस तरह से यूरोप जो है आगे बढ़ता है। जो शिक्षा से विहीन है, अगर सही देखा जाए तो उसको जानवर कहा जाता है। शिक्षा से विहीन समाज जो होता है जानवर के स्तर पर पहुंच जाता है, तो इसको कहा गया है विद्या विहीनः पशुभिः समाना। यानी भारत के लोग जो है शिक्षा से विहीन होते गए, जानवर के स्तर पर पहुंचते गए 13वीं और 14वीं शताब्दी से, और यूरोप के लोग जो है शिक्षा के माध्यम से वो उन्नति करते चले गए, मानवता के उच्च स्तर पर पहुँचते चले गए। ये देखने को मिलता है। The spread of social movement in यूरोप। जब शिक्षा का प्रचार प्रसार यूरोप के अंदर हुआ, तो सामाजिक आंदोलन भी यूरोप के अंदर चलने लगे। यानी सामाजिक आंदोलन चलाने के लिए शिक्षा का कितना महत्व है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है और फूले साहब ने जो है, राष्ट्रपिता फूले ने, साहू महाराजा पेरियार ने जो है भारत देश के अंदर शिक्षित बनो का नारा दिया था। इसीलिए दिया था कि बिना शिक्षा के सामाजिक आंदोलन नहीं हो सकता है। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट ये जो शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तो उसी शिक्षा के प्रचार प्रसार से सामाजिक आंदोलन चला यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर जो एक धार्मिक व्यवस्था थी कैथोलिक चर्च की, तो उसके खिलाफ में जो है यह आंदोलन चला। तो मार्टिन लूथर किंग ने चलाया, जो जर्मन थे। तो उसको कहा गया प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, यानी एक विरोधी आंदोलन चला। यानी कि वो चाहते थे कि धार्मिक सुधार हो, सामाजिक सुधार हो, शैक्षिक सुधार हो, और उस रास्ते में जो कैथोलिक चर्च के जो पादरी थे वो आड़े आ रहे थे। तो उनके खिलाफ में प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चला और प्रोटेस्टेंट चर्च बनना शुरू हो गए। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का असर यह हुआ कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार प्रोटेस्टेंट चर्च ने किया है, ये देख सकते हैं। द रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च, जब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चला, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ यूरोप के अंदर और सामाजिक आंदोलन चला, तो जो कैथोलिक चर्च है उसने भी अपने अंदर रिफॉर्मेशन किया, उसने भी अपने अंदर सुधार किया। अब देखा जाता है कि जो पोप जो है, जो वेटिकन सिटी का ही बादशाह रह गया है। अब सारी दुनिया से उसकी बादशाहत ख़त्म हो गई है। शिक्षा का प्रचार प्रसार, विज्ञान का प्रचार प्रसार होने से लोग विज्ञान की शरण में चले गए हैं। अब वो किसी देव देवी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, और इसलिए कैथोलिक जो चर्च है वेटिकन सिटी में, उसको भी अपने अंदर बहुत कुछ सुधार करना पड़ा है, ये देखने में आता है। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप, जब यूरोप के अंदर जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तो विज्ञान की शिक्षा भी आगे बढ़ी। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज जो है, उद्योग धंधे खुलने शुरू हुए यूरोप के अंदर,
और यूरोप के लोग माला माल होने लगे। उनका वो अपना माल बेचने के लिए, सामान बेचने के लिए सारी दुनिया में जो है हर देशों में अपना माल बेचने के लिए घूमने लगे। तो इसी को कहा गया है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप, औद्योगिक क्रांति यूरोप में। और 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा भारत आ गया था, जो पुर्तगाल का नाविक था वो भारत आ गया था। और 1510 में पुर्तगाली लोगों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। ये इतिहास है। ये हुआ, औद्योगिक क्रांति का ये असर हुआ। और 1492 में जो है कोलंबस जो है अमेरिका पहुंच गया था, जबकि वो भारत को खोजने निकला था, लेकिन रास्ता भूल गया। वो चला गया अमेरिका चला गया, वहाँ पर ऐसा किया, मतलब कि अमेरिका को खोजा। उसको कहते हैं नई दुनिया, उसको कहते हैं नई दुनिया 1492 ईस्वी में। तो साथियों, इस तरह से रेनेसा जो है यूरोप के अंदर आया, पुनर्जागरण जो है यूरोप के अंदर आया। और उसी पुनर्जागरण की आज हम भारत के मूल निवासियों को ज़रूरत है। हमारे भारत देश में उसी की